नमस्कार, स्वागत है आपका TWC GS वर्ल्ड में। यदि आपने TWC GS वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब TWC GS वर्ल्ड। आज हम अपनी जो हमारा भारतीय इतिहास चल रहा है, घटना कर चक्र का पूर्व अवलोकन जो चल रहा है, इसको हम देख रहे हैं। इतिहास की बुक है ये। इसके तहत हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा, तो पहले उसे जरूर देखना। और आज हम शुरुआत करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और इसके साथ साथ क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब और मैसूर को, इनको भी हम एक साथ पढ़ने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ इनके। अब देखो, प्रैक्टिस बहुत ही अनिवार्य है। और ये जो है, जो घटना चक्र है, ये आप मान लो कि लगभग 20 साल पुराने या 20 वर्ष के या पिछले 20 वर्ष के क्वेश्चनों का एक समूह संग्रह है। तो इससे पढ़ने से आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जाम में पेपर में सवाल किस तरीके से आते हैं। तो इसको पढ़ना जरूरी है, अनिवार्य है, तो ताकि आपको आइडिया लग सके कि सवाल हाँ किस तरीके से बनते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों को। अच्छा देखो, यदि आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सही, तो मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दी है। आप पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं जाकर, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना। तो वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एंशियंट की अलग, मॉडर्न की अलग और मिडेवल की अलग बनी हुई है। तो वहां से आप वहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट को पूरा क्रिस्टल क्लियर करने का प्रयास किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों को देखेंगे पहले, और क्षेत्रीय राज्य में एक पंजाब आएगा, एक मैसूर आएगा। मराठे भी आएंगे कहने के लिए, तो मराठे को देखेंगे बाद में, थोड़ा अगले वीडियो में देखेंगे मराठों को। तो स्टार्ट करते हैं अपना ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों को लेकर। जैसे देखो, वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो बना था, वो बना था मुर्शीद कुली खान। देखो, ये बंगाल का अंतिम नहीं था, ऐसा कहने के लिए तो देखो, ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त था अंतिम गवर्नर। किसी मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जो था, वो मुर्शीद कुली खान था। अब जरा इसकी व्याख्या देखो। कह रहा है मुगल सम्राट फर्रुख सियार द्वारा 1717 से लेकर ये लगभग 1727 तक गवर्नर रहेगा। मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बनेगा, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान ही था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का सूबेदार कौन था? देखो, सूबेदार कह लो या नवाब कह लो, बात एक ही है। तो फिर से आपका आंसर वही होगा, मुर्शीद कुली खान। आंसर आपका ए बचेगा। ये आपका यूपी आर ओ प्री में 2021 में पूछा था। देखो, आर ओ का 2022 में तो कोई पेपर हुआ ही नहीं, इसलिए लेटेस्ट है आपका बिल्कुल। जो थे अब आर का 2023 में पेपर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसे ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? देखो, ध्यान रखना है आपको, दो युद्धों में आपको कंफ्यूजन होगा। एक तो आपका बक्सर का युद्ध, और दूसरा होगा आपका प्लासी का युद्ध। इन्हीं दोनों युद्धों ने तय कर दिया था कि भारत में शासन कौन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। देखो, भारत में ध्यान रखना है कि भारत में जो प्रभुत्व की शुरुआत जो हुई ब्रिटिशों के द्वारा, वो हो जाती है प्लासी के युद्ध से। ये आप पूरी तरीके से याद रखेंगे, शुरुआत प्लासी के युद्ध से होगी, लेकिन प्रभाव सबसे ज्यादा छोड़ेगा कौन? बक्सर का युद्ध। तो इस पॉइंट को जरूर देखना है। ये जो आपको वर्ड लिखा हुआ है, प्रारंभ कहां से हुआ? तो प्लासी के युद्ध से प्रारंभ हुआ। ठीक, नेक्स्ट। तो देखो, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से ही हुआ। प्लासी का युद्ध जो हुआ था, वो 23 जून 1757 को। डेट कंप्लीट याद रखनी है आपको। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना में 3 राजद्रोही थे जिन्होंने विद्रोह किया था, अर्थात ये क्लाइव से मिले हुए थे। बंगाल ये तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर, ये सेनापति था। एक तैयार लतीफ और राय दुर्लभ ने के सेना नायकत्व में थे। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदान और मोहनलाल थे, जो बहुत ही ज्यादा ये वफादार रहे थे नवाब के दोनों। तो मीर मदान तो क्या हुआ, रणभूमि में ही मारा गया। और नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा, तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चला जाना चाहिए। अर्थात किसके हाथ में? जो सेनाध्यक्ष थे 3, मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ के हाथों में छोड़कर चले जाना चाहिए। और वैसे ही नवाब ने किया, जो नवाब की सबसे बड़ी भूल थी।
और सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का सबसे कारण था। मेन कारण यही बना था। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए और इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अन्य 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक, ध्यान रखना है पहली की बात कर रहा है, वो पहली निर्णायक सफलता माना जाता है। जबकि सर्वाधिक निर्णायक सफलता क्या थी? तो सर्वाधिक निर्णायक सफलता जो थी वो बक्सर का युद्ध था, जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की थी। ध्यान रखना है वो प्रारंभ था प्लासी का युद्ध, लेकिन ये वास्तव में होगा, यहाँ पर रियलिटी होगी बक्सर के युद्ध से। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो फिर से वही प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, तो प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता क्या थी? प्लासी का युद्ध। Correct। प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था, पीछे हमने डेट भी देखी थी। नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में मारा गया था सिराजुद्दौला। तो आंसर आपका इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ए, प्लासी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। कुछ लोग तो इसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति भी मानते हैं। जैसे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रख दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो किसे कहा गया? पीछे ही बताया मैंने आपको, रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उतरा सेनानायक कहा गया है। अब देखो ये कहा किसने है सेनानायक? तो क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिट, इसका नाम जरूर ध्यान रखना है कि विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। तो किसने कहा है कि क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था? तो विलियम पिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? देखो प्लासी का युद्ध मैदान है आपका पश्चिम बंगाल में। ये आप पूरी तरीके से ध्यान रखना, कभी कंफ्यूज हो जाएं और बिहार को ले जाएं नहीं। प्लासी वर्तमान में आपका पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो स्थानांतरित की थी वो मीर कासिम ने की थी। अंग्रेजों के आतंक से बचने के लिए या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए या अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। मीर कासिम। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो सबसे अधिक निर्णायक कौन सा था? तो सबसे अधिक निर्णायक था बक्सर का युद्ध। कब हुआ? 22 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ था आपका। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। अब देखो एक और कौन था? तो बंगाल का नवाब था स्वयं मीर कासिम। अवध का नवाब था जो अब मीर कासिम का साथ दे रहा था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और स्वयं मुगल सम्राट भी साथ दे रहे थे, शाह आलम द्वितीय। इनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया, पराजित किया। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की कमांड जो थी वो हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। ये ध्यान रखना है कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला और कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि देखो मैसूर को ये जीत चुके थे, 1799 में मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। उसके बाद में इन्होंने मराठा को भी जीत लिया था। उसके बाद में अब आप देखें तो एक तरीके से सिखों को भी ये जीत चुके थे। तो अब इनको चुनौती देने वाला यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, शायद कोई नहीं था। तो यहाँ पर क्या होगा? इलाहाबाद तक इनका प्रदेश, इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली की विजय का मार्ग खुल गया और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। तो ये भी कथन भी ध्यान रखना है आपको। ये कथन कभी कभी पूछ लेता है कि ये किसका कथन है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणामों को देखा जाए
तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। क्योंकि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो एक षड्यंत्र था, युद्ध नहीं था, वो केवल एक षड्यंत्र था। लेकिन ये युद्ध था, ये आमने सामने की लड़ाइयों में लड़ा गया था, और इन्होंने आमने सामने की लड़ाइयों में अंग्रेजों ने तथा हेक्टर मुनरो ने तीनों संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। तो परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सर्वाधिक की बात कर रहा है, देखो सर्वाधिक निर्णायक। तो निर्णायक तो प्लासी का भी था, लेकिन सर्वाधिक निर्णायक कौन सा था? बक्सर का। 22 अक्टूबर वाला, 22 अक्टूबर 1764। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण, फिर से वही सबसे महत्वपूर्ण की बात करेगा तो बक्सर का ही लगाएंगे, लेकिन यदि वो पहला महत्वपूर्ण बात कर दे तो फिर प्लासी को लगाओगे। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक, तो बक्सर का जब युद्ध हुआ तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। आंसर बनेगा आपका डी। ये मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो मीर कासिम। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में से जिस एक जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदानी की थी वह कौन था? देखो, दीवानी जो प्रदान की थी वो शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी, ये आप ध्यान रखना पूरी तरीके से। देखो, ये जो इसने पीछे जो आंसर दिया ना, इसका बी जो दिया ये वाला, ये बी नहीं होगा। देखो, बक्सर की लड़ाई के समय जो बंगाल का नवाब था वो मीर कासिम ही था। आपका आंसर सी ही लगेगा। ये भाई मिस्टेक हुआ यहाँ पर, तो ये आपको नहीं देखना है आपको, बिल्कुल भी। ये नेक्स्ट है, देखो इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है वो 16 अगस्त 1765 को के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया था। इलाहाबाद तथा कड़ाके जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गए। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी पहली संधि हुई थी। तो अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी, अर्थात स्थायी रूप दे दिया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा करवा दिया गया शाह आलम द्वितीय को, और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, अर्थात अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। देखो, अकबर द्वितीय ने जो शासन किया था वो 1806 से 1837 तक, और बहादुर शाह द्वितीय ये अंतिम मुगल बादशाह था, 1837 से 1857 तक शासन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बन गए, मतलब शासन नहीं किया इन्होंने, एक तरीके से पेंशन भोगी हो गए। अब बादशाह कोई नहीं रहेगा, लेकिन नाम मात्र के बादशाह थे ये बस। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? देखो, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल की दीवानी मुगल सम्राट ने की थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किसके द्वारा दिए गए थे? अब आप खुद सोचो, किसने लिए थे ये अधिकार? ये लिए थे बंगाल का गवर्नर। कौन था? बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। आंसर ए होगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? देखो, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में इलाहाबाद की पहली संधि की गई थी। तो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। तो ध्यान रखना, 12 में 4 और जोड़ दो आप। जब आप इसमें 4 और जोड़ दोगे तो 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी अंग्रेजों के या क्लाइव के बीच में ले लो, और जो अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, उसके बीच होगी। ये आप ध्यान रखो। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? देखो, उप दीवान बना था मोहम्मद रजा खां। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। नजम उद दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया, जिसके बदले में नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास क्षमता थी। ये आप ध्यान रखेंगे। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को
तो बंगाल का उप दीवान जो बनाया था कंपनी ने, वो बनाया था मोहम्मद रजा खां को, और बिहार का जो बनाया था वो बनाया था सिताब राय को। ये आप ध्यान रखना कि जरूरी थोड़ी कि हर बार वो बंगाल का ही पूछेगा, वो बिहार का ही पूछ सकता है। तो बिहार का जो उप दीवान बना था वो सिताब राय बना था। मोहम्मद रजा खान उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में थे, लेकिन कर वगैरह की जो वसूली करते थे ये अंग्रेजी करते थे वहां से। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? देखो मेघालय में है तीन जनजाति, गारो, खासी और जैंतिया। तो ये सबसे पहले जो संपर्क में आए थे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे, तो आंसर बनेगा आपका बी। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे, और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों के बदले में रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करने हेतु सिलेट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों पर पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये आप ध्यान रखना है कि सही पूछ रहा है वो। देखो, राजा टिकैत राय। तो जो राजा टिकैत राय थे वो नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। हाँ जी, ये बिल्कुल राइट है कि राजा टिकैत जो था वो आसफुद्दौला का अर्थ मंत्री था। नेक्स्ट है, अवध अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्रदान था। ये दोनों ही कथन आपके सही है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? सी। राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के दीवान और अर्थमंत्री थे, अतः कथन एक सही है। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पद पर नियुक्त किया गया। उदाहरण जैसे आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाउल झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट, 18वीं 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? देखो, सबसे पहले जो लड़ा गया था वो इसके अनुसार, आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले यदि देखो अंबर का युद्ध लड़ा गया था। अंबर का युद्ध हुआ 1749 में। प्लासी का युद्ध हुआ आप जानते हैं 1757 में। वांडीवास का युद्ध हुआ 1759 या 60 के आसपास, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो ये आपका क्रम बनेगा। जैसे देखो, अंबर का युद्ध 1749 में हुआ अगस्त में। तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, इसको हरा दिया और इसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बनाया गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। उत्तरी सरकार के कुछ जिलों से फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार के कुछ जिले फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। नेक्स्ट देखो, प्लासी का युद्ध। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ कब? 1757 में। तो अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। तो युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेना या सेवाओं के लिए 24 परगनों की जागीरदारी या जमींदारी पुरस्कृत की हद दे दी, और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी थी इसने, मीर जाफर ने। किसके लिए? केवल नवाब बनने के लिए। तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ। किसके बीच हुआ? ये पूछ लेता है कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध, और इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो करा था वो सर आयर कूट ने किया था, और जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट दी लालू ने किया था। ये आप ध्यान रखना है। बक्सर का युद्ध के बारे में जानती हैं। मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी तथा अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था, और युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णायक पर मोहर लगा दी। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी सेना का नाम बताइए जिसने 1760 में के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो फ्रांसीसी सेनापति था एक तरीके से काउंट दी लाली। आंसर ए होगा आपका। पीछे भी हमने देखा अभी।
देखो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ? तो वांडीवास के युद्ध में हुआ था कि फ्रेंच ने ब्रिटिशों को हराया था? नहीं, उल्टा कर दिया। ब्रिटिशों ने डचों को हराया था? ये भी नहीं है। ब्रिटिशों ने फ्रेंच को हराया था, अर्थात फ्रांसीसियों को हराया था। फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी से ही है। सी आंसर। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फिर से सवाल घूमा। तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। तो आंसर ए होगा। अब कह रहा है सम्मिलित करना है। देखो सम्मिलित कैसे करेंगे वो देख लेते हैं जरा। अब बताओ कि आप ही की जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था वो कैसे हुआ था? कौन सा सही सुमेलित है? ये सही सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा सही है। देखो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध इलाइव ने लड़ा था? नहीं, मीर जाफर नहीं था, मीर कासिम था। मीर कासिम के विरुद्ध लड़ा गया था। और वो भी इसने नहीं लड़ा था। इसने लड़ा था तो हेक्टर मुनरो ने लड़ा था। हेक्टर मुनरो। तो ये तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। वांडीवास का युद्ध, देखो वांडीवास का युद्ध पीछे भी देखें 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया था। हाँ जी, बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो, अंग्रेज कह लो, बात तो एक ही है। तो आंसर आपका बी बनेगा। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठों के बीच में लड़ा गया था? ये नहीं है, ये भी गलत है आपका। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा? ये भी नहीं है, ये भी गलत है आपका। तो हमें तो पहले ही आंसर मिल गया बी। नेक्स्ट देखो, बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम, मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। जबकि वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। और चिलियावाला का जो युद्ध था वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था, और तथा सिख सेना का नेतृत्व जो किया था वो शेर सिंह ने किया था। तो यहाँ पर सिखों से हुआ था चिलियावाला का युद्ध। यह अनिर्णित समाप्त हुआ, अर्थात इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला। अर्थात चिलियावाला का युद्ध हुआ उस युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकल कर आया। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। और खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें निजाम की हार हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? देखो सबसे ज्यादा विरोध जो किया है अंग्रेजों का वो किया है आपका मराठाओं ने। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया। तीन आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका, अर्थात तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, अर्थात अंग्रेजों को हरा दिया गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। और युद्ध की जो समाप्ति हुई वो सालबाई की संधि से हुई थी। वेलेजली 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लेता है, और 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, अब देखो जो अगला पॉइंट हमारा वो है क्षेत्रीय राज्य। क्षेत्रीय राज्य में कौन आएगा? पंजाब आएगा और मैसूर। दोनों को देख लेते हैं। पंजाब पर कौन राज करते? तो सिखों को देखेंगे, या फिर हम ये देखेंगे रणजीत सिंह को। यहाँ पर रणजीत सिंह की अहम भूमिका होगी, और उनका पुत्र खड़क सिंह की अहम भूमिका होगी। और उसके बाद में अंतिम जो राजा होगा वो होगा आपका दिलीप सिंह। इसे भी 1849 में भी इसे भी क्या होगा? इसे भी भेज दिया जाएगा एक तरीके से इंग्लैंड। और मैसूर में जो मेन रोल निभाएंगे, मैसूर में मेन रोल निभाएंगे हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। चलो, तो देखो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह का राज्य जो था वो आप ये कह लो वो सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र था। ये तो हमारा भारत की वर्तमान स्थिति हो जाएगी ये वाली। एक तरीके से देखें तो रणजीत सिंह का जो क्षेत्र था ये कश्मीर पे था, पाकिस्तान वाला क्षेत्र था, लाहौर वाला क्षेत्र था। तो यहाँ पर था ये आपका। तो इसका मतलब क्या है? तो रणजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? तो श्रीनगर सम्मिलित था। आंसर डी होगा आपका। रणजीत सिंह का जन्म देखो 13 नवंबर 1780 को शुक्र चकिया मिसल में हुआ था। आपको डेट भी याद रखनी है और किस मिसल में हुआ था, क्योंकि मिसल कितनी है? टोटल 12 मिसलें थी। और इन्हीं रणजीत सिंह ने इन 12 मिसलों को एक करने का प्रयास किया था। तो शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को, यह भी ध्यान रखना है कि अमृतसर की संधि हुई थी। तो अमृतसर की संधि किस किस के बीच? सिखों और अंग्रेजों के बीच कह लो। तो सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई थी 25 अप्रैल 1809 को। और इसी इसी संधि में यह तय कर दिया गया कि जो सतलज नदी है, सतलज नदी के ऊपर का भाग तो रणजीत सिंह का रहेगा, और नीचे का जो भाग है, सतलज नदी से नीचे का जो भाग है भारत में, वो आपका अंग्रेजों का रहेगा। तो ये संधि में हुआ था। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया।
क्योंकि अब संधि हो चुकी थी। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में अर्थात इस वाली दिशा में, यदि आप मैप में देखें भारत में, एक मैं हल्का सा मैप बना ही देता हूँ, तो ये वाला जो पश्चिम की ओर विस्तार करने का इन्हें मौका मिल गया, खुली छूट मिली। और 1818 में इन्होंने मुल्तान को जीता, 1819 में कश्मीर को जीता और 1834 में इन्होंने पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रसंगत विकल्प में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो सुप्रचकिया मिसल से संबंधित है। आंसर ए होगा आपका। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, देखो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी जो थी वो थी पटियाला, ये आप ध्यान रखें। शुरू में थी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, लाहौर भी बनेगी और अमृतसर भी। जो इनकी धार्मिक राजधानी बनेगी वो तो अमृतसर, और जो राजनीतिक राजधानी बनेगी वो लाहौर बनेगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1798 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और वापस जाते समय तोपें, उसकी कुछ तोपें जो थी वो चिनाब नदी में गिर गई। तो रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवाकर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। सॉरी, शायद मैंने पीछे गलत कर दिया, तो पटियाला नहीं आएगा आपका आंसर, आपका लाहौर होगा। ठीक है, आंसर आपका सी लगेगा। नेक्स्ट, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो रणजीत सिंह ने अदालत आला की जो स्थापना की थी वो अपनी ही राजधानी में की थी, अर्थात लाहौर में। अदालत आला क्या थे? जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट है, उस तरीके से मान लो। तो ये उस समय रणजीत सिंह के समय का सुप्रीम कोर्ट था। रणजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत आला था। यह अदालत लाहौर में स्थित, रणजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश होते थे। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। क्यों प्राप्त किया था, जरा देखो। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि को छोटे छोटे भागों में छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों जैसे फतेह खां और दोस्त खां की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया। स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया उसने। इस अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और इसी की एवज में रणजीत सिंह को उसने कोहेनूर हीरा भेंट किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी एक आंख की रोशनी ले ली? तो एक आंख की जो रोशनी ली थी वो दी थी रणजीत सिंह की, तो महाराजा रणजीत सिंह, आंसर ए। रणजीत सिंह का जन्म फिर से वही 13 नवंबर 1780 को सुप्रचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। 12 वर्ष के ही थे उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रति शासन परिषद का गठन हुआ, जिसमें उसकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे। इन्हें शासन का कार्यभार संभालना था, लेकिन 1797 के बाद में उन्होंने समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में और फरीदकोट, मालेर कोटला और अंबाला पर 1808 में विजय प्राप्त की थी। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी भी ले ली। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो महाराजा रणजीत सिंह का जो पुत्र था वो था खड़क सिंह, आंसर बी होगा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह ही सिंहासन पर बैठा। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। ये ऐसे व्यक्ति थे, ये क्या करेंगे, दिलीप सिंह जो थे, दिलीप सिंह ही ने ही अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था। ये वो पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु जो हुई थी वो अलग देश में और अंत्येष्टि जो हुई थी वो अलग देश में हुई थी। पीछे पीछे के आगे देखेंगे इसको भी। नेक्स्ट देखो, महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया था। तो पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आप देखो, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। बिल्कुल, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1893 में हुई थी, वो भी 23 अक्टूबर को। निधन पेरिस में हो गया। इसकी अंत्येष्टि उनकी नासिक में, उनकी अंत्येष्टि हुई थी, तो नासिक में नहीं हुई। तो नासिक में नहीं हुई थी तो कहाँ हुई थी अंत्येष्टि जो हुई थी उनकी? वो हुई थी आपकी इंग्लैंड में।
निधन पेरिस में हुआ था, ये ध्यान रखना है, और अंत्येष्टि जो होगी वो इंग्लैंड में हुई थी। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, नहीं, सिख धर्म छोड़ दिया था। कौन सा धर्म अपनाया था? ईसाई धर्म। वे कभी भी रूस नहीं गए, तो रूस भी गए थे वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत और चौथा भी गलत। तो आंसर क्या लगेगा? केवल एक। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह का निधन 22, या कुछ स्रोत ये मानते हैं कि 23 अक्टूबर को 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया। शेष सभी कथन ऐसे हैं। दिलीप सिंह ने सिख धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया, और उन्होंने रूस की यात्रा भी की थी, और इनकी अंत्येष्टि जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। 1849 के ईस्वी में द्वितीय अंगल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया, और दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। नेक्स्ट, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन परिषद का सदस्य नहीं था? देखो, जब पंजाब का विलय हो गया, जब पंजाब को जीत लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो वहां पर शासन करने के लिए तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। अब देखो, ये सवाल में ही मिस्टेक है थोड़ी सी, क्योंकि देखो, एच एम इलियट ये नहीं थे, तो ये भी आंसर है इसका। और देखो, सर जॉन लॉरेंस थे, और जॉन लॉरेंस भी थे, और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी नहीं थे, ये भी नहीं थे। तो आंसर इसका ए भी लगेगा और डी भी लगेगा। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए तीन लोगों की परिषद का गठन किया, जिसमें, ये आप ध्यान रखना, सर हेनरी लॉरेंस ये अध्यक्ष था, जॉन लॉरेंस दूसरा था, और तीसरा था चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल, इनको नियुक्त किया था। और एच एम इलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1766 से 1769 में हुआ था। तो कौन विजयी हुआ? तो वो आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। मैसूर का नाम आते हैं, आप दो नाम याद रखने हैं, हैदर अली और दूसरा उसका पुत्र टीपू का, टीपू सुल्तान। ये दो नाम याद रखने हैं आपको। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में की जो समाप्ति हुई थी वो आपकी मद्रास की संधि पर हुई थी। तो इसमें मद्रास की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, और इसमें हैदर अली जीत जाता है। देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हैदर अली के मध्य हुआ, साथ अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ। निजाम, मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेशों का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया, और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। तरफ, अब देखो, मैसूर भी मिल गया, निजाम भी मिल गए, और मराठे भी मिल गए। तो तीनों ने मिलकर ही अंग्रेजों को हरा दिया। ये इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि यदि मराठे और निजामों ने हैदर अली का साथ दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ, ये केवल पहले युद्ध में ही साथ देते हैं, बाद में ये साथ हैदर अली का नहीं देते। तो अंग्रेजों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेजों की ओर चला चला गया, और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 में मंगलौर पर आक्रमण या अधिकार कर लिया, और मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची, और अंग्रेजों ने व्यवस्था पूर्वक हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि की थी। अब देखो, जो हारेगा उसे सब कुछ सहना पड़ेगा, तो अंग्रेजों को बहुत सारा धन भी देना पड़ा, और कुछ क्षेत्र अपने अंग्रेजों को हैदर अली को भी देने पड़े। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना जो की थी, हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से की थी। तो 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना के डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा, और 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी के रूप में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया, और 1777 में उन्होंने पुरीसन मीरा साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त कर दिया। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर को हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। तो देखो, हैदर अली को पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ? देखो, 1780 से लेकर 1784 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो इसी में ही क्या हुआ था, हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था सर आयर फूट ने। आंसर बी होगा। तो 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयर कूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में 1 जुलाई 1781 को हैदर अली को पराजित कर दिया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम को टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई थी। और इसी ध्यान रखना है कि 1700 जो 80 से लेकर 84 तक ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चलेगा, 1784 तक। तो 1782 के आसपास ही क्या होगा कि हैदर अली की इसी युद्ध में मृत्यु हो जाएगी।
और उसके बाद में कमान संभालेगा इसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य बन गया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान था। आंसर यही होगा। टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो पोल्लीपुर के युद्ध में हराया था टीपू सुल्तान ने। आंसर बी लगेगा। ये आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा है। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो देखो, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा टीपू सुल्तान के साथ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि से अर्थात मार्च 1792 में हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस, मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुआ। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा तथा उनके साथियों को भी देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए देने पड़े। और ये मान लो कि ये लोग यहीं तक नहीं रुके, उसके बाद भी अंग्रेजों को देने पड़े। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे, अर्थात अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। अर्थात जो मराठे और जो निजाम अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ये इनको ऐसे क्षेत्र दिए गए जिन क्षेत्रों का कोई मतलब नहीं था। मतलब ना तो वो उपजाऊ थे और ना ही किसी भी दृष्टि से वो इंपोर्टेंट थे। इसी वजह से ऐसा इसने कॉर्नवालिस ने ऐसी भविष्यवाणी की थी या ऐसा कटाक्ष कसा था। नेक्स्ट देखो, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो टीपू सुल्तान जो मारा गया था वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। अच्छा, इसमें देखो क्या कोई संधि हुई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में? देखो, अब एक बात बताओ, संधि का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब राजा ही मारा गया तो एक क्या हुआ, एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेज पूरी तरीके से जीत गए। संधि नहीं हुई थी इसमें। तो टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। सुमेलित करना है, ये कह रहा है कि कौन सा एक सही है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया था इसमें, तो ये नहीं बनेगा आपका। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था? नहीं, हैदर अली अंग्रेजों से पराजित हो गया था, ये भी नहीं होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या था? टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ऐसा कैसा हो जाएगा? देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हुआ था। रंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ और टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा। तो ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हुआ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ? टीपू पराजित हुआ और युद्ध क्षेत्र में ही दिवंगत अर्थात वीर गति को प्राप्त हो गया। कब? 1799 ईस्वी में। आंसर बनेगा आपका डी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलेस्ट था और 4 अप्रैल 1769 को ईस्वी को मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला। इस दौरान जो गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स था और युद्ध 1784 में, यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ। तो ध्यान रखना है आपको कि कब कब कौन कौन गवर्नर थे। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली था और वेरेलेस्ट था, मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ये कह लो हैदर अली था और वॉरेन हेस्टिंग्स था, मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ। ठीक। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से 92 तक लेकर इसमें ये समाप्त होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर, और टीपू सुल्तान और एक तरफ दूसरा था कॉर्नवालिस। तो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हो गए। अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्कों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भी भेजा और 1787 में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा था। यह युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त हुआ। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संधि कहां कहां हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और 1799 में ही अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में
कैद कर दिया गया, अर्थात टीपू को जो कुल के सदस्य थे उनको सभी को वेल्लोर के किले में कैद कर दिया गया। तो देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा है। अब देखो कह रहा है कि सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कैसे करेंगे? देखो पीछे मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। पहली संधि 12 अगस्त 1765, दूसरी संधि 16 अगस्त, 4 और जोड़ दो 12 में, तो 16 अगस्त 1765। तो इसका मतलब ए का ऑप्शन मिलेगा। अब देखो ध्यान रखना है, ऐसे सवालों में आपको वो ऑप्शन हिट करना है पहले जो आपको आता हो। अब देखो ए का 4, देखो तो ए का 4 कहाँ है? ए का 4 ए में भी है और ए का 4 सी में भी, तो इसका मतलब ना तो बी होगा आपका आंसर और ना ही आपका डी होगा। अब दूसरा देखो, अब ये बताओ कि जो मद्रास की संधि हुई थी, वो मद्रास की संधि कब हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से जो 69 तक चला था, तो मद्रास की संधि 69 में हुई थी। तो इसका मतलब क्या बनेगा? डी का 3 बनेगा। अब इसमें देखो डी का 3 कहाँ? तो डी का 3 यहाँ भी है, सी में भी, और डी का 3 आपका डी में भी है। तो ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये तो पहले ही गलत हो गया, इसको तो हटाओ, तो सी बनेगा। इस तरीके से आप आंसर को देख सकते हैं। अब आप मिला सकते हैं, तो सालबाई की संधि कब हुई? मंगलौर की संधि कब हुई? तो आप देखें तो इसमें जो मंगलौर की जो संधि हुई थी वो 1784 में हुई थी, और सालबाई की संधि जो हुई थी वो 1782 में थी। ठीक, नेक्स्ट। इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेजों के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 को हुई, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि अंग्रेजों के मध्य अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में 16 अगस्त 1765 को हुई, और मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1780 से 84 के बीच अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और 1784 ईस्वी में हुई थी। साल बाई की संधि आंग्ल मराठा युद्ध में 1775 से 82 के बीच हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें थे महादजी सिंधिया के मध्यस्थता में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई थी, और 1782 में मद्रास की संधि हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बाद 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये आप कह लो कि यूपी स्पेशल के तहत मान लो। तो बेगम समरू जो थी, बेगम समरू ने जो चर्च का निर्माण करवाया था वो सरधना में करवाया था। तो देखो बेगम समरू तो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम हो, तो चर्च का निर्माण का मतलब क्या? इन्होंने जो शादी की थी वो ईसाई व्यक्ति से शादी की थी बेगम समरू ने। को बेगम समरू 1750 से 1836 ईस्वी तक एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। तो निम्न में से कौन सही नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कौन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। कृषि पद्धति प्रारंभ की थी इसने? नहीं, इसने कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं की थी। इसका मतलब चलो बेस्ट आंसर देखना है और देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे, ये ठीक है आपका। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था, ये भी ठीक है आपका। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ये भी ठीक है। इसका मतलब आंसर यही बनेगा आपका, यही गलत है आपका, ये आंसर होगा। रणजीत सिंह ने तोपखानों पर अधिक बल दिया। लाहौर तथा अमृतसर में तोपें गोला बारूद बनाने के कारखाने लगाए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड को रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाओं बनवाई थी, और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं था बल्कि मुर्शीद कुली खान को था, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है और क्या ढूंढना है? सही बताना है। सही कथन कौन सा है? देखो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो यार देखो इब्राहिम लोदी कहाँ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो तीसरा युद्ध में कहाँ से आ गया? तो इसे तो हटाओ यहाँ से। अब देखो कैसे ऑप्शन हटाओगे, तो एक भी आपका जो ऑप्शन ए है ये तो खत्म हुआ है ऐसे। जरा आगे पढ़ो। तृतीय आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। सोचो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 तक चला था, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हुई थी टीपू सुल्तान की, तो ये भी गलत हुआ आपको। तो इसका मतलब दो, जहां जहां दो भी है वो भी गलत हुआ। अब जरा इसे भी देख लो। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। बिल्कुल, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर खुद ही सिराजुद्दौला का सेनापति थे, और ये खुद नवाब बनना चाहता था। इसी वजह से इसने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया, जिस कारण सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया। तो इसलिए आंसर क्या होगा? केवल 3 सही भी आंसर लगेगा। नेक्स्ट है
14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को बुरी तरह से पराजित किया था। चयन सरकार के अनुसार मराठा में संभवतः कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसने कोई अपना सगा संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 ईस्वी के बीच में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो जो 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु जो हुई थी वो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद्र प्रमुख थे यहाँ पर। अतः केवल तीसरा ही कथन सत्य होगा। अब देखो ये तो हो गया आपका दोनों पार्ट आपके यहाँ पर, अर्थात लेक्चर 2 आपका यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है। अब देखो यदि आपको इसकी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, जो पूरी घटना चक्र की पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लेना। उसके साथ साथ यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, देखो पूरी हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दी है, तो हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वो पीडीएफ जो चाहिए वो आपको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए या पीडीएफ ही चाहिए या सॉफ्ट कॉपी के रूप में चाहिए, वो आप किसी भी माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। ईमेल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो अपना जो होता है कि विचार आप जरूर दें, कमेंट के माध्यम से या फिर आप मेल के माध्यम से, जैसे भी करना है आप जरूर बताएं कि किस तरीके से आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, या क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं, तो वो आपको सब कुछ बताना। तो एंड करते हैं यहीं पर इसका। धन्यवाद।